चलिए अगला देखिए, ध्यान दीजिए। वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है ना। यानी वाष्पन की क्रिया जब भी होती है तो उसमें ठंडक उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों होता है हम लोग को देखना है, ठीक है। वाष्पन की क्रिया जब यहाँ हो रही है तो यहाँ ठंडक क्यों उत्पन्न होता है। जब इसको गर्म करते हैं, यानी जब वाष्प, ठीक है, जब द्रव वाष्प के रूप में क्या होता है, चेंज होता है, तो वहाँ ठंडक उत्पन्न क्यों होता है। क्लियर है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में जो घड़ा वड़ा में पानी रखा जाता है वो ठंडा हो जाता है, तो वाष्पन क्रिया के कारण ही होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये चीज़ हम लोग को देखना है। क्लियर है। वाष्पन की क्रिया में आखिर ठंडक उत्पन्न क्यों हो जाती है। तो एक चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वाष्पन की क्रिया जब भी होती है द्रव के ऊपरी सतह पर होती है। कहाँ होती है, द्रव के ऊपरी सतह पर। जैसे मान लीजिए कि ये टब है, टब में द्रव भरा हुआ है, पूरा ये लबालब भरा हुआ है, भरा है ना। तो इसमें जो है जब इसको हीट कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, ठीक है ना, तो वाष्पन की क्रिया होगी। तो वाष्पन की क्रिया कहाँ पर होगी, ये लास्ट वाला पॉइंट पर होगी, ठीक है ना। वाष्पन की क्रिया जो होती है यहाँ पर होती है, जो द्रव का सबसे ऊपरी भाग, ठीक है। जैसे द्रव को आप ऐसे भी धूप में रख दीजिएगा तो भी तो वाष्पन होता है, ऊपर से जब धूप पड़ता है तो वाष्पन की क्रिया होती है, ठीक है ना। तो जो वाष्पन की क्रिया होती है तो इसमें जो ऊपर वाले जो द्रव के जो कण होते हैं वो इस द्रव के भीतर वाले भाग से ऊष्मा ले करके, ऊष्मीय ऊर्जा ले करके, ठीक है ना, यानी उनकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। अंदर से ऊष्मा लेते हैं तो इनकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है ये द्रव को छोड़ करके वायुमंडल में चले जाते हैं, ठीक है। यानी ये जो ऊपर वाले कण हैं इससे क्या लेंगे, ऊष्मा लेंगे। ऊष्मा लेकर के इसमें ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब ऊर्जा इसकी ज़्यादा बढ़ेगी तो ये द्रव को छोड़ के चले जाएंगे, जिसको हम वाष्पन की क्रिया बोलते हैं, यही है ना। तो मान लीजिए कि जब इसमें से ऊष्मा ये लेके जाएंगे बाहर तो इसका ताप क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। मान लीजिए कि यहाँ जो कण है इससे ऊष्मा लिया और लेके निकल लिया, दूसरा जो कण है वो भी इसमें से ऊष्मा लिया और लेके निकल लिया। इसी तरह जितने कण है ऊष्मा ले लेके क्या हो गए, वायुमंडल में उड़ गए, ठीक है। तो जब ऊष्मा इसमें से लिया जाएगा तो इसका ताप क्या होगा, घट में ना करेगा। इसलिए जो है वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है ना। यानी द्रव के सतह वाले जो कण होते हैं, ठीक है, द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ग्रहण करके, ठीक है, वायुमंडल में, ठीक है, उड़ जाते हैं या वाष्पित हो जाते हैं। इसलिए द्रव का ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गया ना। यानी जो द्रव वाले कण है, ठीक है, जो द्रव के सतह वाले कण है, द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ग्रहण करके वायुमंडल में क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। इसलिए द्रव का ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गया। लिखिए, चूंकि वाष्पन की क्रिया, वाष्पन की क्रिया द्रव के ऊपरी सतह पर होती है, ऊपरी सतह पर होती है, ऊपरी सतह पर होती है। हो गया। इसलिए द्रव के सतह वाले कण द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ग्रहण कर अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जो
द्रव को छोड़कर वायुमंडल में चले जाते हैं। वायुमंडल में चले जाते हैं, जिससे द्रव का ताप कम हो जाता है। आया बात समझ में? देखिए इसमें दिया गया है कि चूंकि वाष्पन की क्रिया कहाँ होती है, द्रव के ऊपरी सतह पर होती है, ठीक है। और द्रव के, इसलिए द्रव के सतह वाले जो कण होते हैं द्रव के भीतरी भाग से क्या करते हैं, ऊष्मा को, ठीक है, ऊष्मा ग्रहण कर अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे द्रव को छोड़ करके वायुमंडल में चले जाते हैं, जिससे द्रव का ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं, ठीक है ना। सूती कपड़ा किसका बनता है, कपास का बनता है। ये भी पूछ सकता है कि गर्मी के दिनों में कपास से बने हुए कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं, या गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनना क्यों फ़ायदेमंद होता है, आरामदायक होता है, ठीक है ना। तो अभी आपको बताया गया है कि वाष्पन की क्रिया में क्या होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पन क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आखिर सूती कपड़ा से उसका क्या मेल है, देखना है ना। सूती कपड़ा से और ठंडक से क्या मेल है, वाष्पन से क्या उसका ताल्लुक है, ठीक है। तो होता है, कैसे होता है कि आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। गर्मी के दिनों में शरीर से पसीना काफ़ी ज़्यादा निकलता है, और उस पसीना को सूती कपड़ा जो है बहुत आसानी से सूख लेता है, क्योंकि सूती कपड़ा जो है जल का अच्छा शोषक होता है। तो जो भी शरीर से पसीना निकलता है उसको क्या करता है, वो सोख लेता है, और सोख करके शरीर के बाहरी सतह पे ला देता है। इसे कपड़ा है, सूती का कपड़ा है, पसीना निकलेगा उसको सोख लेगा, और सोख करके कहाँ आ जाएगा, वो पसीना आ जाएगा बाहरी सतह पर। पसीना कहाँ आ जाएगा, शरीर के बाहरी सतह पर ला देता है, ठीक है। और इस सतह पर वाष्पन की क्रिया होती है। जो पानी आ जाएगा, जो पसीना, ठीक है ना, बाहरी सतह पे आएगा, उस पसीना का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पन होगा, ठीक है। और जब वाष्पन होता है उस समय वो शरीर के अंदर से गर्मी को खींचता है, ठीक है ना। जो शरीर में से पसीना निकलता है, ठीक है, सूती कपड़ा उसको सूख के क्या कर दिया, बाहर ला दिया। और जब उसका वाष्पन होगा, ठीक है, तो उसके लिए शरीर के अंदर से ऊष्मा खींची जाती है, ठीक है ना। शरीर के अंदर से ऊष्मा क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है ना। और वो जो वाष्प के कण है वायुमंडल में चले जाते हैं शरीर से ऊष्मा लेकर के। तो जब शरीर से ऊष्मा लिया जाएगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, घटबे न करेगा। इसलिए हमें क्या होती है, ठंडक महसूस होती है, ठीक है ना। जब वाष्पन होगा तो हमें क्या होगा, ठंडक महसूस होगा। और गर्मी के दिन में ठंडी ना चाहिए कि थोड़ा सा राहत मिले, तो इसलिए जब हमें ठंडक महसूस होता है तो हमें राहत मिलता है, आराम मिलता है। इसलिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा ही पहनना चाहिए, या सूती कपड़ा पहनना आरामदायक होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। गर्मी के दिनों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, इसलिए कि सूती का कपड़ा जल का अच्छा शोषक होता है, जो हमारे शरीर से निकलने वाले किसको, पसीना को सोख करके शरीर के बाहरी सतह पे ला देता है, ठीक है, जिसका वाष्पन होने पर शरीर को ठंडक महसूस होती है। इसलिए हमें गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए या पहनते हैं। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से काफ़ी पसीना निकलता है। पसीना
गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से काफ़ी पसीना निकलता है तथा सूती कपड़ा जल का अच्छा शोषक होता है जो पसीना को सोख कर शरीर के बाहरी सतह पर ला देता है जिसके वाष्पन के लिए शरीर के अंदर से ऊष्मा अवशोषित होती है जिसके कारण शरीर को ठंडक महसूस होती है। इसलिए गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़ा ठीक है, देख लीजिए एक बार। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से काफ़ी क्या निकलता है? पसीना निकलता है। पसीना मतलब पानी, ठीक है ना, निकलता है तथा सूती कपड़ा जल का अच्छा शोषक होता है, यानी जल को अच्छी तरह से क्या कर लेता है? सोख लेता है, ठीक है ना। जो क्या करता है? पसीना को सोख कर शरीर के बाहरी सतह पे ला देता है, बाहरी सतह पर ला देता है, जिसके वाष्पन के लिए शरीर के अंदर से ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है ना। यानी इस वाष्पन के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए। वह ऊष्मा शरीर के अंदर से खींची जाती है, अवशोषित की जाती है, जिसके कारण शरीर को क्या होती है? ठंडक महसूस होती है। इसलिए हमें गर्मी के दिनों में क्या होता है? सूती कपड़े पहनने चाहिए या पहनते हैं। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। मिट्टी के घड़ा में रखा जल ठंडा हो जाता है, ठीक है। देखिए मिट्टी का घड़ा है, इसमें जल रखा गया है, जल ठंडा क्या होता है हम बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो मिट्टी का जो घड़ा होता है, चाहे मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, ठीक है ना, सुराही हो, घड़ा हो, हंडिया हो, जो भी हो, मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, ठीक है, उसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं। मिट्टी के बर्तन में बारीक बारीक छिद्र होते हैं। जब उसमें पानी को भरते हैं, ठीक है, गिरने भर का छिद्र नहीं होता है, बहुत बारीक छिद्र होता है, ठीक है ना, जो गिरने नहीं देता है जल को, ठीक है। जब उसमें जल को आप भरते हैं, ठीक है, तो देखिएगा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे के बाद ये जल जो है धीरे धीरे रिस करके द्रव उस घड़ा के बाहरी सतह पे आ जाता है। ऐसे हाथ से पोछिएगा ना, हाथवा भीग जाएगा, ठीक है। घड़ा में पानी भरा गया हो
और कुछ देर के बाद जा करके घड़ा को ऐसे पोंछिएगा तो देखिएगा हाथ भीग जाएगा। इसका मतलब है कि पानी रिस रिस करके क्या होता है, बाहर आता है। इसमें जो बारीक बारीक छिद्र होते हैं उससे पानी रिस करके ये बाहरी सतह पे आता है। ठीक है, ये बाहरी सतह पर पानी के जो कण है इसके बाहरी सतह पे आते हैं, समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, ये जो द्रव है, ठीक है, जो भी इसमें द्रव भरा गया है, पानी जो भरा गया है, ठीक है, वो पानी के जो कण हैं वो रिस रिस करके क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ठीक है, और जब ये बाहर आते हैं तो इनका वाष्पन होता है। क्या होगा, वाष्पन होगा तो ये उड़ेंगे, ये सब क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, यानी वायुमंडल में चले जाते हैं। जब वाष्पन होता है तो ये जो बाहर वाले जल के कण हैं, ठीक है, ये वायुमंडल में जाते हैं, और जब यहाँ वाष्पन होता है तो ये अंदर से ऊष्मा खींचते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं, ये ऊष्मा अंदर से खींचते हैं। ठीक है, ये अंदर से ऊष्मा लेकर के फुर्र हो जाते हैं। ठीक है, कौन, ये जो द्रव के जो कण बाहर आ गए हैं, इस द्रव के अंदर से ऊष्मा अवशोषित करते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, यह क्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, इस द्रव का ताप कम हो जाता है, यानी जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आया समझ में। मिट्टी के बर्तन में बारीक छिद्र होते हैं जिससे जल जो है, ठीक है, धीरे धीरे रिस करके बाहरी सतह पे आ जाता है। उस जल का वाष्पन होता है। ठीक है, वाष्पन के लिए उस द्रव के अंदर से ऊष्मा अवशोषित की जाती है, जिसके कारण जो है द्रव है यानी जल जो है उसका ताप कम हो जाता है। ठीक है, और जल जो है ठंडा हो जाता है। क्लियर है। और यह क्रिया गर्मी के दिनों में ही क्यों होती है जी, क्योंकि गर्मी के दिनों में ही वाष्पन ज़्यादा होता है। गर्मी के दिनों में ही वाष्पन ज़्यादा होता है। हाँ, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन टाइम लगेगा। हाँ, ठंडा के दिन में कहाँ है, वो तो ठंडा होगा ही। टेम्परेचर जब कम है तो ठंडा तो होगा ही। चलो चलो, इसको नोट करो, नोट करो इसको। लिखिए, क्या लिखे हो, घड़ा लिखे हो। मिट्टी के घड़ा में, मिट्टी के घड़ा में बारीक छिद्र होते हैं, जिनसे होकर जल घड़ा के बाहरी सतह पर आ जाता है, जिनका वाष्पन होने पर बाहरी सतह पर आ जाता है, जिनका वाष्पन होने पर वह वायुमंडल में चला जाता है। क्लियर है। मिट्टी के घड़ा में बारीक छिद्र होते हैं, इनसे होकर जल जो है घड़ा के कहाँ जाता है, बाहरी सतह पर आ जाता है। ठीक है, और उसका क्या होता है, वाष्पन होता है। वाष्पित होकर के कहाँ चला गया, वायुमंडल में चला गया। तथा वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा भीतरी जल से प्राप्त होती है,
प्राप्त होती है इसलिए प्राप्त होती है इसलिए जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जल ठंडा हो जाता। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? यानी द्रव जो इसमें जल है, जल के कण जो है रिस करके द्रव के घड़ा के बाहरी सतह पे आते हैं, ठीक है, जिनका वाष्पन होता है वो वाष्पित होकर के वायुमंडल में चले जाते हैं, और उन वाष्पन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है वो ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है, जल के भीतरी से, ये जो भीतर जल है उससे प्राप्त होती है। और जब इससे ऊष्मा ले लेता है तो इसका ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात जल ठंडा हो जाता है। क्वथन समझिए, यहाँ देखिए ये टब में द्रव रखा गया है, इसको नीचे से क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, ठीक है। गर्म करने के बाद ये वाष्प बनेगा, गर्म करने के बाद वाष्प बनेगा, ठीक है, और ऊपर से वायु का दाब भी है उस पर, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। वायु का जो दाब है वो क्या है, वायुमंडलीय दाब है, ठीक है ना। अब देखिए जब ये वाष्प जाएगा तो वायु दाब उसको नीचे दबाएगा ना। अब यदि हम इसको ढक्कन बंद कर दें, ठीक है, इस ढक्कन बंद करके यदि हम गर्म करते हैं तो ये वाष्प जाएगा, टकरा करके फिर नीचे लौटेगा। यदि ढक्कन बंद कर दिया जाए तो जो वाष्प जाएगा वो टकरा करके फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो इस वाष्प के द्वारा इस द्रव के सतह पर जो दाब पड़ता है उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब, ठीक है। इस सतह पर, ठीक है, इस वाष्प को लौटने के बाद जो दाब पड़ेगा द्रव पे उसको क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, तो जब इसको आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वाष्प बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, ठीक है ना, कि धीरे धीरे इसका क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ता जाता है, ठीक है। और जब वाष्प दाब बढ़ करके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस स्थिति में द्रव जो है खौलने लगता है, उबलने लगता है। आया बस समझ में? ये दाब जो है वाष्प दाब, ठीक है ना, इस वाष्प का जो इस पे दाब पड़ रहा है यानी वाष्प दाब, ठीक है। वाष्प दाब जो है जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो ये द्रव क्या होता है, खौलने लगता है, उबलने लगता है, ठीक है। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, क्वथन या उबलना कहते हैं, ठीक है ना। किसी द्रव को गर्म करने पर उसका वाष्प दाब बढ़ते जाता है, और जब वाष्प दाब बढ़ करके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस स्थिति में द्रव जो है खौलने लगता है, जिसे हम क्वथन या उबलना कहते हैं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि द्रव के क्वथनांक पर होने वाली वाष्पन की क्रिया को क्वथन कहा जाता है। क्वथन और वाष्पन दोनों एक ही चीज़ है। अंतर कहाँ है कि वाष्पन किसी भी ताप पर हो सकता है, थोड़ा सा गर्म कीजिएगा तब वो वाष्प बनेगा, खूब गर्म कीजिएगा तब वो वाष्प बनेगा। लेकिन ये जो क्वथन की जो क्रिया होगी ये निश्चित ताप पर होती है, ठीक है। ये क्वथन की क्रिया जो है हमेशा निश्चित ताप पर होती है। जैसे पानी को आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो पानी को जैसे मान लीजिए कि आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने गर्म किया, तो उस समय भी तो वाष्प बनेगा ना। तो उस समय क्या होगा, वाष्पन होगा कि क्वथन होगा, वाष्पन होगा। इसका जो है क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब इस 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, ठीक है ना, तब कहेंगे कि इसका क्वथन हो रहा है। वाष्प उस समय भी बनेगा, तो उस समय जो वाष्पन की क्रिया होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको हम क्या कहेंगे, क्वथन कहेंगे, ठीक है। आज जो इसके नीचे के ताप पर जो वाष्पन की क्रिया होगी उसको हम केवल वाष्पन कहेंगे। आया समझ में? यानी क्वथनांक पर होने वाली वाष्पन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्वथन या उबलना कहते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। किसी द्रव को गर्म करने पर, किसी द्रव को गर्म करने पर, गर्म करने पर उसका वाष्प दाब, उसका वाष्प दाब बढ़ने लगता है,
बढ़ने लगता है तथा जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो द्रव उबलने लगता है, यह क्रिया क्वथन या उबलना कहलाती है। क्लियर हो गया? अथवा देखिए दूसरा चीज़ भी हम लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जो हम छोटा परिभाषा, द्रव के क्वथनांक पर होने वाली वाष्पन क्रिया को क्वथन कहा जाता है। क्वथन कहा जाता है। आया समझ में? ये छोटा परिभाषा है। द्रव के क्वथनांक पर होने वाली हो गया। द्रव के क्वथनांक पर होने वाली वाष्पन क्रिया को क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ बताया गया है कि जब द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका वाष्प दाब बढ़ने लगता है, और जब वाष्प दाब बढ़ करके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस स्थिति में क्या होता है? द्रव खौलने लगता है, और उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। क्लियर हो गया? और उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। ये चीज़ आपको पहले बता दिया गया है। उस ताप को क्वथनांक